इस रूम में बैठे हुए जो लोग हैं वो इरका को रिप्रेजेंट करते हैं, CPLA को रिप्रेजेंट करते हैं और ODIC को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सही समझ रहा हूँ? ठीक है। मेरा नाम मनीष है और मैं SPOM के लिए काम करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे जैसा बताया गया है बेसिक्स ऑफ ड्रग के ऊपर चर्चा हो चुकी है आपकी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिवेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। वाई प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या प्रिवेंशन हमारे पूरे कार्यक्रम के तहत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर क्यों हमें देखना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो आप ये समझने की कोशिश करना चाहेंगे कि आप जिस एरिया में कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह के लोगों की संख्या कितनी है और समस्या कितनी गंभीर है ना? ठीक है। और कुछ देखना चाहेंगे इसके अलावा? इसको आप दूसरे सेंस में कहते हैं सिचुएशन असेसमेंट आप करेंगे कि वहाँ पर ड्रग की कितनी समस्या है और अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करेंगे कि प्रोग्राम सेटअप होना चाहिए, हाँ या ना, राइट? ओके। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? कुछ और आप समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? डिमांड एंड सप्लाई, कितनी डिमांड है उसकी, और उसी के मुताबिक फिर ये भी देखा जाएगा कि कितने सेंटर वहाँ खोले जाए जो कुछ एरिया को कवर कर सके। कहने का इनका मतलब है कि मुझे पता है कि मेरे एरिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम गोरखपुर का एग्जांपल ले लेते हैं। गोरखपुर ज़िले में मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जिनको नशे से संबंधित मुद्दों पर ट्रीटमेंट की या और प्रिवेंशन कार्यक्रम की ज़रूरत है, राइट? दूसरा हम क्या करेंगे कि ठीक है इतने लोगों को ज़रूरत है, बट इनको केटर करने के लिए कितने इरकाज हमारे पास अवेलेबल हैं गोरखपुर में, कितने CPLI हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने ODIC अवेलेबल हैं, और क्या ये जो नंबर ऑफ CPLI, ODIC और इरका है वो मेरे इन लोगों के सर्विस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की स्थिति में है या नहीं है। और इसको देखने का इन्होंने कहा एक जरिया ये है कि हम पहले सर्विस की मैपिंग करेंगे और फिर दोनों आंकड़ों का हम मिलान करने की कोशिश करेंगे कि मेरा डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है या सप्लाई से कम मेरा डिमांड है। ठीक है। और ये फिर मुझे इस निर्णय पर पहुंचने में मेरी मदद करेगा कि मुझे एडिशनल सेंटर्स की यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है। अगर एडिशनल सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, जो सेंटर्स मेरे चल रहे हैं वो सही हैं, तो क्या वो ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है या नहीं है। ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन का मतलब समझते हैं, जितना उपयोग उसका होना चाहिए उतना उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा 15 बेडेड डी-एडिक्शन सेंटर है और उस 15 बेडेड डी-एडिक्शन सेंटर में आपके पास ऑन एन एवरेज 2, 4, 5 क्लाइंट होते हैं। इसका मतलब है 10 बेड तो आपका खाली है ना, तो सेंटर आपका अंडर यूटिलाइज्ड है। जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उससे कम हम यूटिलाइज उसको कर पा रहे हैं। सर्विसेज का स्टाफ तो उतना ही है, राइट? सारी सुविधाएं उतनी ही हैं, बट हम 10 कम मरीज का इलाज वहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा सेंटर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड यहाँ पर नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरा सेंटर है जहाँ पर 15 बेडेड कैपेसिटी है, बेड, लेकिन ऑन एन एवरेज वहाँ पर 12-13 लोग आपको इलाज लेते हुए मिलते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि ये ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है। यहाँ पर जो सर्विसेज लोगों को मिलनी चाहिए वो एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल रही है और लोग वहाँ से सर्विसेज ले रहे हैं, राइट? तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, सर्विस मैपिंग के बेसिस पे क्या मुझे वहाँ पर जो समस्या है उसके हिसाब से नए सेंटर सेटअप करने की ज़रूरत है, इसका भी आकलन हम कर पाएंगे। और दूसरा, इस बात का भी हम आकलन कर पाएंगे कि जो मेरे सेंटर्स चल रहे हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हैं या नहीं, राइट? तो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जब आप हिंदुस्तान में नशा लेने वालों का नंबर या आंकड़ा देखेंगे, उससे एक आपको अंदाज़ा मिलेगा कि वाकई आपके प्रदेश में समस्या कितनी गंभीर है, या आपके प्रदेश में जो सिचुएशन अभी ड्रग का है वो कितना सीरियस है, और उसको एड्रेस करने के लिए और क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है। मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा देखें तो तकरीबन 95% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो, और मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो नशा नहीं लेते, राइट? लेकिन जो लोग नशा नहीं लेते हैं उनको नशा नहीं आगे लेना पड़े, इसके लिए भी कार्यक्रम की ज़रूरत है, जिसको आप प्रिवेंशन प्रोग्राम कहते हैं। रोकथाम वाले जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब जैसे मैं, अगर आज तक मैंने नशा नहीं लिया है तो मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नशा लेने की क्या नुकसान है और नशा क्यों नहीं लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में नशा लेने का अटेम्प्ट ना करूं, राइट? तो
एक तो ये तरीका हो गया नशा रोकने का या नशा को आगे नहीं बढ़ने देने का। दूसरा तरीका होता है जो लोग नशा ले रहे हैं उनको हमने ट्रीट कर दिया ताकि उनके बीच में आने वाले समय में नशे की समस्या पहले से कम हो जाए, वो भी एक तरीका है। तो अगर मैं ट्रीट हो जाता हूँ और मैं नशा लेना बंद कर देता हूँ तो मैं भी उसी श्रेणी में आ जाऊँगा जो बाकी लोगों की श्रेणी है जो नशा नहीं लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसको हम प्रिवेंशन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर देखते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम सबको जनरली जब हम लोग ड्रग की बात करते हैं तो हम सब केवल ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, प्रिवेंशन के बारे में हम जनरली नहीं सोचते हैं या हम उसको मिस आउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो प्रिवेंशन का है उसको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम वो जो 95% का तबका है उसको आने वाले समय में हम नशे में जाने से कहीं ना कहीं रोक पाएँ। मैं आपको कुछ एक आंकड़े दिखाता हूँ। 2018 में एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट होता है जो रिलीज़ होता है और इससे हमें पता चलता है कि दुनिया भर में नशा लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है। और आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये एक एजेंसी है यूएन की जो इन आंकड़ों को इकट्ठा करती है और हम सबके सामने लेकर आती है। तो 2018 का आंकड़ा अगर मैं यहाँ पर कोट करूँ तो उसके हिसाब से दुनिया भर में तकरीबन 27.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो नशा ले रहे थे या नशे का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो इस्तेमाल था एक साल में कम से कम एक बार उन्होंने किया। और इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 15 से 64 साल के बीच के जो लोग हैं ये उनकी संख्या दिखाता है। मतलब 15 साल से लेकर 64 साल के बीच में जितने भी लोग हैं उनमें से तकरीबन 27.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने साल में एटलीस्ट एक बार किसी न किसी एडिक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया। अब एडिक्टिव सब्सटेंसेस क्या क्या हैं उसके बारे में ऑलरेडी पहले आपके बीच में चर्चा हो चुकी है। जैसे अल्कोहल की बात हुई होगी, कैनबिस की बात हुई होगी, ओपियोइड्स की बात हुई होगी, उसके बाद सेडेटिव्स की बात हुई होगी जो स्लीप इंड्यूसिंग पिल्स होते हैं, उसके बाद हेलुसिनेशन की बात हुई होगी, इंसॉल्वेंट्स की बात हुई होगी, स्टिमुलेंट की बात हुई होगी। तो ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एडिक्टिव नेचर के होते हैं और इन्हीं पदार्थों के बारे में ये आंकड़ा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उनमें से ये जो 27.5 करोड़ का नंबर है उनमें से तकरीबन 3.1 करोड़ लोग ऐसे थे जो इन सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट थे, निर्भर हो गए, इनको इनकी लत लग गई और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस हुई, राइट। तो दुनिया भर का अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा 27.5 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है, 2018 में ये जो आंकड़ा रिलीज़ किया गया था इसमें हिंदुस्तान का आंकड़ा शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में कभी इस तरह का सर्वे 2004 के बाद हुआ ही नहीं। पहला सर्वे 2001 में हुआ था, उसका रिपोर्ट 2004 में पब्लिश हुआ और उस समय से लेकर 2018 तक हिंदुस्तान में कोई सर्वे ऐसा नहीं किया गया और इस वजह से इस आंकड़े में हिंदुस्तान का नंबर इंक्लूडेड नहीं था। 2017-18 में आप सबको ज्ञात होगा, 2017-18 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ने एम्स के साथ मिलकर एक सर्वे किया और ये सर्वे पूरे 36 जो हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं उन सब में किया गया एक साथ। और फिर 2019 जनवरी में उसका आंकड़ा रिलीज़ किया गया था और वो जो आंकड़ा है वो आपको बताता है कि हिंदुस्तान में स्थिति ड्रग की क्या है। तो ये जो आंकड़ा है ये 2019 जनवरी में भारत सरकार ने रिलीज़ किया। अब इस आंकड़े को अगर देखेंगे तो अल्कोहल के जो करंट यूज़र हैं, तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। ये सारा आंकड़ा MHJ के साइट पर एक पूरा रिपोर्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ जो पहले वाला मैं आंकड़ा दिखा रहा था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पहले जो आंकड़ा था वो 15 से 64 साल के बीच के उम्र के लोगों का था। हिंदुस्तान में जो सर्वे किया गया था इसमें हमने 10 साल से लेकर 75 साल के बीच के जो लोग हैं उनका हमने सर्वे किया था। इसका मतलब है इसमें बच्चे भी थे, एडोलसेंट्स भी थे और एल्डरली लोग भी थे, ठीक है।
तो वहाँ पर 64 से 75, 11 साल उधर हमने बढ़ा दिया, और 15 से 10 साल इधर मैंने 5 साल बढ़ा दिया। मतलब 16 साल जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन था, वो 16 साल मेरा एज रेंज जिसमें बढ़ गया हिंदुस्तान के सर्वे में। तो ऑब्वियसली ये नंबर आपका अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। अगर इस आंकड़े को देखें तो करंट यूज का मतलब है पिछले साल में एक बार भी मैंने इसका इस्तेमाल किया हो। तो 16 करोड़ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया है। अब अल्कोहल में सारी चीज़ें आती हैं, बियर भी हो गया, विस्की, रम, वोदका, जिन, जितनी भी चीज़ें आपने पिछले 2 दिनों में सुनी होगी, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है। और उनमें से तकरीबन 5.7 करोड़ लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम यूज़र थे। प्रॉब्लम यूज़र का मतलब है ऐसे लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानते हुए कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फिर भी उसका रिपीटेड इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम हार्मफुल यूज़र या प्रॉब्लम यूज़र कहते हैं। तो इसका मतलब है हर 3 में से एक व्यक्ति, हर 3 अल्कोहल यूज़र्स में से एक ऐसा अल्कोहल यूज़र है जो प्रॉब्लम यूज़र है और जिसको हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत यहाँ पर आती हुई नज़र आती है, राइट। तो इसका मतलब है 1/3 लोग ऐसे हैं अल्कोहल यूज़र्स में जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत या सपोर्ट की ज़रूरत हमारे कार्यक्रम के तहत है। कैनबिस का नंबर है 3.1 करोड़ और इसमें प्रॉब्लम यूज़र 72 लाख है। तो मोटा मोटा 4 में से एक कैनबिस यूज़र ऐसा है जिसको ट्रीटमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। ओपियोइड का आंकड़ा देख लीजिए, 2.3 करोड़ और इधर 77 लाख। ओपियोइड में भी वही नंबर आपको दिखेगा जो अल्कोहल में दिखा। हर 3 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ट्रीटमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। सेडेटिव्स, जो ऐसी दवाएं जो नींद, जिससे नींद आती है, जो एंजाइटी के लिए जनरली हम लोग लेते हैं, जैसे एल्प्रेक्स हो गया, अल्प्राजोलम जिसको कहते हैं, नाइट्रोजेपाम, क्लोरोनजेपाम, ये सारी की सारी दवाएं जो सेडेटिव कैटेगरी में आती हैं, उसका नंबर 1.18 करोड़ था। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रॉब्लम यूज़र हैं वो 10 में से एक है। तो यहाँ पर जो समस्या है प्रॉब्लम यूज़र की वो रिलेटिवली कम है। जहाँ पर 3 में से एक दिख रहे थे, यहाँ पर 10 में से एक ऐसा आपको दिख रहा है। और इनहेलेंट्स 77 लाख यूज़र हैं जिनमें से 22 लाख प्रॉब्लम यूज़र हैं। और इनहेलेंट्स में क्या देखा गया कि ये समस्या बच्चों में ज़्यादा है। 10 से 17 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनमें ये जो समस्या थी वो एडल्ट से दुगुनी थी। तो एडल्ट का प्रेवलेंस 0.58% था, बच्चों में वही प्रेवलेंस 1.17% देखा गया। तो इसका मतलब है ये जो 22 लाख का नंबर आपको दिख रहा है, इसमें प्राइमरली जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो बच्चों की तरफ से आ रहा है। इन 5 कैटेगरीज में ये कैटेगरी है इनहेलेंट जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना है, इंसानों के कंजम्पशन के लिए बना ही नहीं है ये ड्रग। और इसका असर क्या होता है, ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक देता है। और जब आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। इसका मतलब है वहाँ पर जो मेंटल रिटार्डेशन के केसेस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको बच्चों में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा खाका है जो आपको बताता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर मैं एज अ नेशन, एज अ कंट्री में बात करूं, अलग अलग कैटेगरीज में यूजर्स की और प्रॉब्लम यूजर्स की। अब स्टेट्स में अगर आप देखिएगा, ये जो रेड वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं, प्राइमरली हम फोकस करेंगे दिल्ली पे और यूपी पे, क्योंकि आप 2 प्रदेश को यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। इन दोनों जगहों पे आप देखेंगे जो रेड सेल्स हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो प्रेवलेंस है, वहाँ पे जो समस्या है वो भारत की जो एक एवरेज समस्या दिखती है उस कैटेगरी में उससे ज़्यादा है। जैसे इंडिया में अगर अल्कोहल का प्रेवलेंस देखें तो तकरीबन 15% है, यूपी में वही 24% है, दिल्ली में वही 21% है। इसका मतलब है एवरेज जो समस्या हिंदुस्तान के स्तर पर हम देखने को हमें मिलती है अल्कोहल में, उससे ज़्यादा समस्या हमें यूपी में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। और ये कौन से प्रदेश हैं? ये सारे नॉर्दर्न रीजन के प्रदेश हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी आप ड्रग कैटेगरी उठा लीजिए, हर जगह पर केवल एक यूपी इनहेलेंट में पीछे है, बाकी ये चारों स्टेट जो ऊपर वाले हैं ये हर ड्रग कैटेगरी में
हिंदुस्तान का जो एवरेज डेटा है उससे ऊपर है। इसका मतलब है हिंदुस्तान की जो समस्या है उससे कहीं ज़्यादा समस्या आपको इन स्टेट्स में देखने को मिलेगी। अब जैसा मैंने कहा, हमारे बीच में डिपेंडेंट यूज़र भी हैं, हार्मफुल यूज़र या अब्यूज़र जिसको कहते हैं वो भी हैं, यूज़र भी हैं और नॉन यूज़र भी हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या है कि जो लोग वाइट जोन में हैं, जिन्होंने शुरू नहीं किया है, वो कभी शुरू ही ना करें। स्कूल के बच्चे, मैंने भी आज तक ज़िंदगी में नहीं लिया है, तो मेरा भी प्रयास यही होगा कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं कोई भी नशा ना करूँ। तो ऐसे लोगों की संख्या आपको वाइट जोन में आती हुई दिखेगी और मेजॉरिटी इसी में है। ग्रीन में कौन है? जो लोग यूज़ करते हैं बट यूज़ करने के बाद उनको कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती, ओकेजनल हो गया। जैसे मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में गया, मैंने अल्कोहल ली, बट मुझे पता है कि मुझे कितना लेना है। आई वॉज वेल विद इन द लिमिट। मुझे पता है कि मुझे कब रोकना है अपने आप को। मैं आराम से फिर वहाँ से घर गया, आराम से सोया, नेक्स्ट से फिर से काम पे। ठीक है, तो कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस अल्कोहल यूज़ की वजह से मुझे देखने को नहीं मिला। तो मैं फिर क्या हूँ? यूज़र। और मैं ऐसा कभी कभार करता हूँ, ओकेजनली करता हूँ, शौक के लिए करता हूँ, सोशलाइजेशन के लिए करता हूँ। ये मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर दिन अल्कोहल चाहिए या मेरी इच्छा होती है कि मैं हर दिन अल्कोहल लूँ। जब कभी ऐसा मौका आया 2-3 महीने में तो मैंने ले लिया, बट उसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। देन आई एम अ यूज़र। जो ऑरेंज जोन है उसमें कौन लोग हैं? जो अब्यूज़र हैं या हार्मफुल यूज़र हैं। अब्यूज़र कौन है? मुझे पता है कि इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। मुझे पता है कि अल्कोहल लेने के बाद मैं ड्राइव करके घर को निकला, मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरा चालान कट गया या घर में पहुंचा और मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई हो गई। ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हाँ, इसके नुकसान हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, मैं दोहराता हूँ, फिर भी मैं अल्कोहल लेना बंद नहीं करता हूँ। राइट? ऐसी स्थिति में यह जानते हुए कि इसके नुकसान हैं, मैं इसका इस्तेमाल बंद नहीं करता हूँ। देन आई एम अ हार्मफुल यूज़र और अब्यूज़र। रेड में कौन है? दोज हु आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंस का मतलब है कि मैं उस पर निर्भर हो गया। मेरी ज़िंदगी का या मेरे दिनचर्या का मेजॉरिटी टाइम ड्रग को लेने में, प्रोक्योर करने में, उसको लेने में और उसके आफ्टर इफेक्ट से बाहर निकलने में मेरा जाता है। मेरा बाकी जो प्लेजर इवेंट्स होते हैं या प्लेजर के जितने भी हमारे जरिए हैं, उससे मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अब जैसे परिवार के साथ समय बिताना, टीवी देखना, काम करना, बच्चों के साथ समय बिताना, इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? ड्रग के ऊपर। राइट? मेरी क्षमता बढ़ गई है। क्षमता का मतलब है पहले जितने क्वांटिटी में मुझे हाई मिल जाता था, अब उससे ज़्यादा क्वांटिटी मुझे लेनी पड़ती है उस हाई को अचीव करने के लिए। राइट? और मैं लगातार इसका इस्तेमाल करता हूँ। जब ऐसी 4-5 स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं, देन यू कैन से दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर साइकोएक्टिव सब्सटेंस। चाहे वो कैनबिस की बात करें, अल्कोहल की बात करें, ओपियोइड की बात करें, कोई भी ड्रग कैटेगरी ले लीजिए। तो हमारे कार्यक्रम में प्रिवेंशन के ऊपर फोकस ज़्यादा इसलिए देने की ज़रूरत है बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इसके लिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है, जब आप इरका का कार्यक्रम चलाते हैं तो कम्युनिटी में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, कम्युनिटी में जाकर लोगों को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग के बारे में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको काउंसलिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीटमेंट के साथ जोड़ना, ये उसी का इंटीग्रल पार्ट है या उसका हिस्सा है। उसी तरह से CPLI में हम क्या करते हैं? CPLI में हम बच्चों के बीच में काम करते हैं। कौन से बच्चे? जो वल्नरेबल हैं, जिनको ड्रग लेने का, जिनके बीच में रिस्क है। ODIC में क्या करते हैं? ODIC में प्राइमरली हम फोकस करते हैं ऐसे बच्चे या ऐसे एडोलेसेंट्स या ऐसे एडल्ट को जो अभी
यूज़र की कैटेगरी में है या हार्मफुल यूज़र की कैटेगरी में है, तो उसको सर्विसेज देकर वापस यूज़र से नॉन यूज़र या हार्मफुल यूज़र से यूज़र में कन्वर्ट करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। या अगर उसमें कोई अर्ली स्टेज ऑफ एडिक्शन में है, उसको ट्रीटमेंट के साथ जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य होता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? 3-4 कारणों की वजह से। अगर हम हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, राइट, मेरा जो काम करने की जो क्षमता होगी वो बेहतर होगी। अगर मैं बीमार हूँ तो ऑब्वियसली मैं उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा जो मुझसे एक्सपेक्टेड है। तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं प्रोडक्टिव हूँ तो ऑब्वियसली घर का इनकम बढ़ेगा, मैं बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा और घर में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ऑब्वियसली बच्चों के बीच में एजुकेशन बेहतर तरीके से मैं इंश्योर कर पाऊंगा। एक ड्रग यूज़र अपने ड्रग यूजिंग हैबिट की वजह से घर को पीछे छोड़ता है, अपने बच्चों की प्रायोरिटी को पीछे छोड़ता है, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उस घर में लड़ाई झगड़े होंगे, उस घर में बच्चों का एजुकेशन इग्नोर होता है, बच्चे स्कूल से ड्रॉप होते हैं, और जब बच्चे स्कूल से ड्रॉप होते हैं और घर में ऐसी स्थिति होती है तो बच्चा भी फिर वहाँ पर आपको ड्रग में आता हुआ आने वाले समय में देखने को मिलेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओवरऑल वेलबींग ऑफ द फैमिली को ध्यान में रखते हुए हेल्थ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दें, और यहाँ पर हेल्थ हम लोग ड्रग यूज पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो मैंने जो 2 बातें बताई, उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे प्रिवेंशन प्रोग्राम का है वो क्या है? एक तो अवॉइड और डिले द इनिशिएशन ऑफ यूज, और दूसरा अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है जो हार्मफुल यूज में है वो डिपेंडेंट ना हो जाए, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा प्रिवेंशन का पर्पस क्या है कि हम बच्चों को इन्फॉर्म करें, हम बच्चों को तैयार करें ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आने वाले समय में वो काम करें, ताकि वो न केवल फैमिली को कंट्रीब्यूट करें बल्कि सोसाइटी को भी मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर पाए। कैसे कैसे हम लोगों को लेकर जाएंगे? तो जो लोग डिपेंडेंट कैटेगरी में हैं उनको हम हार्मफुल यूज़र कैटेगरी में लेकर जाएंगे, जो हार्मफुल हैं उनको यूज़र, और जो यूज़र हैं उनको हम नॉन यूज़र कैटेगरी में ग्रेजुअली हम लेकर जाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है, चाहे वो प्रिवेंशन प्रोग्राम हो या ट्रीटमेंट प्रोग्राम। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप एज अ प्रोग्राम पर्सन आप अपने एरिया की स्थिति को समझेंगे, आप अपने एरिया की स्थिति को समझते हुए क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसको डिसाइड करने में आप संस्था की मदद करेंगे। और जो भी कार्यक्रम आप लोग सोचते हैं कि आपके एरिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो CPLI हो, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम हो, या ODIC हो, या IRCA हो, या काउंसलिंग सेंटर हो, वो सारी की सारी सुविधाएं आप अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करने में अपनी संस्था की मदद करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एज अ प्रिवेंशन मैनेजर। न केवल आप उसको करेंगे बल्कि उसको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्राइमरली हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि एज अ प्रोग्राम पर्सन हमें हमारे एरिया के बारे में जानकारी हो, हमें प्रोग्राम के हर एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी हो, हमें सब्जेक्ट का नॉलेज हो। सब्जेक्ट का नॉलेज से मेरा मतलब है ड्रग कितने तरीके का होता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसको एड्रेस करने के लिए किस किस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इन सब बातों की हमें जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने तरीके के प्रोग्राम या इंटरवेंशन हम सोच सकते हैं उसकी जानकारी, उसके अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, कैसे हम टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचेंगे, कैसे हम अपने प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे, इन सारे मुद्दों की जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ये सारी बातें आप डिस्कस करते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम जो होता है वो एविडेंस बेस्ड बन जाता है। जैसे शुरू में हमने बात की ना, प्रोग्राम आप चलाएंगे उसका निर्धारण किस बात पर होगा, राइट। तो जितने भी प्रोग्राम एविडेंस बेस्ड होते हैं उसके सक्सेसफुल होने की संभावना कहीं बढ़ जाती है। और वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वहीं पर कार्यक्रम लेकर जाते हैं जहां पर इसकी जरूरत है, राइट। बिना किसी एविडेंस के आप कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करते हैं।
तो हमें ड्रग प्रोग्राम के अंदर भी वही करना है। चाहे कोई भी प्रोग्राम आप चलाएं, CPLI, ODIC या इरका चलाएं या काउंसलिंग प्रोग्राम चलाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम वहाँ कहाँ चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, कौन कौन हमारे की स्टेक होल्डर्स होंगे, उनके साथ हम बैठकर इस कार्यक्रम को कैसे आगे मॉनिटर करेंगे और उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हुए हम लोगों के बीच में सर्विसेज को लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इस बात की जानकारी है कि नशा कितने तरीके का होता है, नशे से होने वाले नुकसान क्या हैं। आपको ये भी जानकारी है कि कितने तरह तरह के इंटरवेंशन आप अपनी कम्युनिटी में चलाते हैं, राइट। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्रुप वर्क करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपके एरिया में एक कोई भी कम्युनिटी आप ले लीजिए एज अ केस, उस एरिया में सिचुएशन क्या है अभी, ड्रग का सिचुएशन इन तीनों पॉपुलेशन ग्रुप में अलग अलग। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में जो आपको असाइन किया गया है, उनके बीच में ड्रग का सिचुएशन आप क्या देखते हैं। तो आप जो इंटरवेंशन यहाँ पर प्लान करेंगे, उसके इंडिकेटर्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, और उस इंडिकेटर में आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन से इंडिकेटर हैं जो आप डायरेक्टली कवर करेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पर आपको लिंकेज सपोर्ट चाहिए। से फॉर एग्जांपल, ड्रग यूजर के बीच में HIV होने की संभावना है, तो अब HIV सर्विसेज आप तो नहीं दे रहे हैं। अगर HIV टेस्टिंग करनी है तो किसके साथ लिंक करना होगा। कोई व्यक्ति आपका जो ट्रीटमेंट सेंटर में है HIV पॉजिटिव पाया गया, उसको किसके साथ लिंक करेंगे। हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आ गया, फिर क्या करेंगे। हेपेटाइटिस B पॉजिटिव आ गया, फिर क्या करेंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां पर आपको लिंकेज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दूसरे फैसिलिटीज के साथ उनको जोड़ना पड़ेगा।